हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर एसके गिरी और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट है क्या, ये क्यों हुआ, जरा इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में बताया था। डी ब्रोगली ने बोला कि इस दुनिया में जितने भी मूविंग पार्टिकल है सबके सब एक वेव है और इस वेव का नाम मैटर वेव है। इस वेव को हम लोग मैटर वेव बोलते हैं। तो सबसे पहले जरा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के स्टेटमेंट को लिखते हैं यहां पर। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, इसकी स्टेटमेंट है एवरी मूविंग पार्टिकल has a wave associated with us। और ये जो वेव है यानी मैटर वेव है, इसकी वेवलेंथ जो है इसको डी ब्रोगली ने कैलकुलेट किया। दी वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, दिस इज इक्वल टू h बाई p, where h is known as Planck's constant and P is known as momentum of the particle। और मोमेंटम इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं मास इनटू वेलोसिटी। अब देखिएगा डी ब्रोगली ने यह भी बताया कि ये जो आपका वेव है ये बड़े बड़े पार्टिकल के लिए इसकी वेवलेंथ डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। ये छोटे छोटे पार्टिकल के लिए ज्यादा यूजफुल है। मतलब छोटे छोटे पार्टिकल के लिए जो वेवलेंथ आएगी उसको डिटेक्ट करना आसान है, उसको हम लोग इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े मूविंग पार्टिकल है या मूविंग बॉडी है उसकी वेवलेंथ को डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्लियर? अब लोगों ने इनसे सवाल क्या किया कि भाई बताइए क्या इसकी प्रूफ है कि कोई मूविंग पार्टिकल एक वेव है, इसका क्या आपके पास प्रूफ है? डी ब्रोगली के पास इसका कोई प्रूफ नहीं था। उसने बस बोल दिया कि भाई ऐसा है, इसके पास प्रूफ नहीं था। अब इसको डिवीजन एंड जर्मर ने प्रूफ किया। सबसे पहले यहां पर लिखते हैं डिवीजन एंड जर्मर prove that the fast moving इलेक्ट्रॉन, जो कि पहले पार्टिकल था, पार्टिकल आपका इलेक्ट्रॉन को हम लोग पहले मानते थे, तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो कि पार्टिकल नेचर है, सो डिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन फिनोमेना जो है वो लाइट की वेव नेचर को बताता है, यानी वेव नेचर ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन क्या है? वेव नेचर ऑफ लाइट। मतलब जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन दैट इज पार्टिकल, वह
डिफ्रैक्शन शो करता है। इसका मतलब है कि पार्टिकल जो है वह एक वेव की तरह बिहेव करता है। इसको डेविसन एंड जर्मर ने एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव किया। ठीक है, और जैसे इसने इलेक्ट्रॉन यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को वेव शो कर दिया, वेव प्रूव कर दिया, इसके लिए डेविसन एंड जर्मर को नोबेल अवार्ड मिला। साथ ही साथ डी ब्रोगली साहब को भी नोबेल अवार्ड मिला। क्लियर। इसके बाद सेम यानी सिमिलर एक्सपेरिमेंट जीपी थॉमसन ने किया, जो जे थॉमसन के बेटे थे। तो सिमिलर एक्सपेरिमेंट जेपी थॉमसन ने किया, उसको भी यहां लिख सकते हैं जेपी थॉमसन कंडक्ट सिमिलर एक्सपेरिमेंट। जेपी थॉमसन कंडक्ट सिमिलर एक्सपेरिमेंट। बस इनका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वो डेविसन एंड जर्मर से डिफरेंट था। मतलब जेपी थॉमसन ने भी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को वेव प्रूव कर दिया, तो इसके लिए भी इनको भी नोबेल अवार्ड मिला था। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं कि भाई डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या है, ये कैसे प्रूफ होता है कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन एक वेव है। इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखेंगे। सारी चीजों को हम लोग एकदम धीरे धीरे एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, इसको पॉज कर लेंगे। अब आपको थोड़ा सा समझ जरूर आया होगा कि भाई डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में होगा क्या, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में होगा क्या। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। यहां पे आप लोग ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखिएगा, एक यहां पर टंगस्टन का क्वाइल है। इस टंगस्टन के क्वाइल को लो टेंशन बैटरी से जोड़ा गया है। लो टेंशन बैटरी का मतलब है जिसकी पोटेंशियल थोड़ा कम होता है। जैसे मान लीजिए 6 वोल्ट का बैटरी है, मतलब लो टेंशन बैटरी, इससे टंगस्टन क्वाइल को कनेक्ट किया गया है। टंगस्टन क्वाइल के ऊपर बेरियम ऑक्साइड का कोटिंग किया हुआ है। बेरियम ऑक्साइड कोटेड, बेरियम ऑक्साइड का कोटिंग किया गया है। बेरियम ऑक्साइड की जो वर्क फंक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है। थोड़ी सी ही एनर्जी देने पर इससे इलेक्ट्रॉन का इमिशन होने लगता है, क्योंकि इसकी वर्क फंक्शन कम है। अब टंगस्टन को जैसे लो टेंशन बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ये टंगस्टन हीट करने लगता है, गर्म होने लगता है, और गर्म होने से टंगस्टन के ऊपर बेरियम ऑक्साइड का कोटिंग है, तो बेरियम ऑक्साइड के साथ थर्मोनिक इमिशन होने लगता है। मतलब जैसे आप इसको लो टेंशन बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ये टंगस्टन का जो क्वाइल है, यहां पे लिख दीजिए, ये आपका क्वाइल जो है किसका है, टंगस्टन क्वाइल। टंगस्टन क्वाइल, इसके ऊपर बेरियम ऑक्साइड है,
टंगस्टन कॉइल जैसे लो टेंशन बैटरी से कनेक्ट होगा, ये हीट करेगा। हीट करने से थर्मोनिक एमिशन के द्वारा यहां से बेरियम ऑक्साइड से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होने लगेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है वह चारों तरफ फैला हुआ रहेगा। अब इस सभी इलेक्ट्रॉन को हमने एक यूनि डायरेक्शन देने के लिए यहां पर एक सिलेंडर ले रहे हैं। इस सिलेंडर के अंदर एक पतली सी होल है, मतलब सिलेंडर विथ फाइन होल, और इस सिलेंडर को हाई टेंशन बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, जो कि पॉजिटिव पोटेंशियल पर है। हाई टेंशन बैटरी इसका मतलब है इसकी पोटेंशियल ज्यादा होगा। अब देखिएगा, जैसे यहां से थर्मोनिक इमिशन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का इमिशन चारों डायरेक्शन में हो रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस पॉजिटिव पोटेंशियल के कारण ये सारे इलेक्ट्रॉन जो चारों तरफ फैल रहे थे वह एक यूनि डायरेक्शन में आ जाएगा। सभी के सभी इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वह एक फिक्स डायरेक्शन में हो जाएगा, और यहां से ये पतले होल से ये पार करने लगेंगे, जिसके कारण यहां पर इलेक्ट्रॉन का एक बहुत अच्छा सा बीम क्रिएट कर जाएगा, और ये बीम जो होगा वो थीन होगा, पतला होगा। अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को ये हाई टेंशन बैटरी के द्वारा एक्सीलरेट कराया जाएगा। मतलब हाई टेंशन बैटरी जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है उतना ही ज्यादा एक्सीलरेट करेगा, और जो ये एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन जो कि एक थिन बीम के द्वारा निकल रहा है, ये सभी इलेक्ट्रॉन जाके यहां पे लगा होता है एक क्रिस्टल जो कि निकेल का बना होता है, निकेल क्रिस्टल। मतलब ये जो होता है वो निकेल क्रिस्टल होता है। अब इस निकेल क्रिस्टल से ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जाके कोलाइड करेगा, और कोलाइड करने के बाद यहां से ये रिफ्लेक्ट होकर स्कैटर्ड हो जाएगा। रिफ्लेक्ट भी होगा और स्कैटर्ड हो जाएगा, मतलब चारों दिशाओं में फैल जाएगा। अब जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको कलेक्ट करने के लिए यहां पर एक सर्कुलर स्केल लगाया हुआ है। यह है आपका सर्कुलर स्केल, और इस सर्कुलर स्केल को यहां पर एक मूवेबल डिटेक्टर के पास रखा गया है। यह है आपका मूवेबल डिटेक्टर, और इस मूवेबल डिटेक्टर को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया गया है। इस मूवेबल डिटेक्टर का काम है जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है उस स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन को मूव करते हुए कलेक्ट करना। जैसे यहां से जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उस सभी डायरेक्शन में हो रहे हैं, और उन सभी इलेक्ट्रॉन को ये जो आपका मूवेबल डिटेक्टर है उस सभी इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर रहा है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन इस मूविंग डिटेक्टर में आएगा, इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो करेगा, क्योंकि जो मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो करंट प्रोड्यूस करेगा। मतलब ये जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो ये पता करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इस मूवेबल डिटेक्टर के अंदर आ रहे हैं। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस मूवेबल डिटेक्टर के अंदर आएगा,
गैल्वेनोमीटर की जो डेफ्लेक्शन है उतना ही ज्यादा होगा। मतलब ये जो आपका मूवेबल डिटेक्टर है, प्रत्येक एंगल के लिए जितने भी यहां पर, जैसे मान लीजिए कुछ इधर एंगल बन रहा होगा, कुछ इधर एंगल बन रहा होगा, सभी एंगल में जाके इलेक्ट्रॉन को ये कलेक्ट करेगा। ये पूरा घूमते रहेगा, पूरा ऐसे सर्कुलर है, मतलब एक्सटेंडेड है, इधर भी है और ये इधर भी है। ठीक है, तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। जरा फिर से इसको एक बार समझते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप को। यहां पे एक टंगस्टन का क्वाइल है जो लो टेंशन बैटरी से कनेक्ट है। लो टेंशन बैटरी का काम है टंगस्टन को हीट करना। टंगस्टन के ऊपर बेरियम ऑक्साइड का कोटिंग किया गया है। अब बेरियम ऑक्साइड का जो वर्क फंक्शन होता है वो बहुत कम होता है, इससे आसानी से थर्मोनिक इमिशन होने लगेगा। मतलब यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे वो सभी डायरेक्शन में निकल रहे होंगे। अब इसको एक यूनिक डायरेक्शन देने के लिए, एक फिक्स डायरेक्शन देने के लिए यहां पर एक हाई टेंशन बैटरी लगा हुआ है और इसको एक सिलेंडर से थीन होल, जिसके अंदर थीन होल है, उससे कनेक्ट किया गया है। अब हाई टेंशन बैटरी के कारण जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसकी डायरेक्शन फिक्स हो गई और सभी ये इलेक्ट्रॉन ये फाइन होल से होते हुए ये बाहर निकलेंगे। मतलब एक आपका थीन बीम, इलेक्ट्रॉनों का एक थीन बीम हो जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हाई टेंशन बैटरी के द्वारा एक्सेलरेट करके निकल क्रिस्टल से जाके टकरा जाएंगे और जैसे ये निकल क्रिस्टल से टकराएंगे यहां से इसका रिफ्लेक्टर, इसका यहां से ये रिफ्लेक्ट करेगा और ये जो रिफ्लेक्ट करेगा पूरा स्कैटर्ड के फॉर्म में रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब यहां से एक इलेक्ट्रॉन आया, निकल क्रिस्टल से कोलाइड किया और कोलाइड करके सभी डायरेक्शन में फैल गया और जो आपका रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसको कलेक्ट करने के लिए यहां पर एक मूविंग डिटेक्टर लगा हुआ है जो हर एंगल पर घूम के उस सारे स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेगा और इसकी इंटेंसिटी ये गैल्वेनोमीटर बताएगा कि किस एंगल पे इलेक्ट्रॉन की जो इंटेंसिटी है वो किस एंगल पे सबसे ज्यादा है, किस एंगल पे सबसे कम है, वो ये गैल्वेनोमीटर बताएगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का इंटेंसिटी है, मतलब नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो गैल्वेनोमीटर के डेफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, मतलब यहां पे हम ये चीज लिख सकते हैं, यहां पर इस चीज को लिख सकते हैं स्टार पॉइंट करके, द deflection of galvanometer is directly proportional to number of electron in the moving डिटेक्टर। जितना ज्यादा मूविंग डिटेक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर? मतलब यहां से ये प्रूफ होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वह अगर वो पार्टिकल होता तो एक इलेक्ट्रॉन निकल क्रिस्टल से कोलाइड करने के बाद किसी एक ही पोजीशन पे वो आके रुकता। लेकिन यहां हुआ है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन निकल क्रिस्टल से कोलाइड किया है और सारे डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो गया। इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर एक वेव नेचर है। क्लियर? अब आप देखिए ये जो आपका एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा, यहां पे हाई टेंशन जो बैटरी है उसकी पोटेंशियल डिफरेंट होंगे। जैसे मान लीजिए कि यहां पर हाई टेंशन बैटरी की पोटेंशियल 20 वोल्ट है और 20 वोल्ट से जो
इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है, निकल क्रिस्टल से कोलाइड करने के बाद स्कैटर्ड हो रहे हैं और उन सारे स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन को इस मूवेबल डिटेक्टर के द्वारा जो कलेक्ट किया गया होगा, तो हर एंगल पर इस मूवेबल डिटेक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है वो डिफरेंट आया हुआ है, वो डिफरेंट आया है। ठीक है, फिर उसी तरह 20 वोल्ट पर इस एक्सपेरिमेंट को किया गया है। फिर कुछ ना कुछ मूवेबल आपके डिटेक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन हर पोजीशन पे अलग अलग आ रहे हैं। तो जो सबसे ज्यादा इस मूवेबल डिटेक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आए वो हाई टेंशन बैटरी की जो वैल्यू 54 वोल्ट था, उस समय जो ये आपके मूवेबल डिटेक्टर है, इसके अंदर जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन आए वो 54 वोल्ट और यहां पर जो एंगल बना 50 डिग्री एंगल पर 54 वोल्ट पर जो इस मूवेबल डिटेक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहे थे वो सबसे ज्यादा था। मतलब गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा 54 वोल्ट और 50 डिग्री पर आए। मतलब ये जो यहां पर एंगल बन रहा है वो इधर से इंसिडेंस एंगल और यहां पर रिफ्लेक्टेड एंगल के बीच जो 50 डिग्री का कोण बनता है, वहां पर मूवेबल डिटेक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज्यादा मिली। इसको आप थोड़ा सा मान लीजिए फाई, मतलब फाई की वैल्यू 50 डिग्री और हाई टेंशन बैटरी की वैल्यू 54 डिग्री पर सबसे ज्यादा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिले। ठीक है, मतलब ये जो मूवेबल डिटेक्टर के द्वारा हम लोग ये देखे कि किसी एंगल पे इलेक्ट्रॉन की जो नंबर है वो कम आया, किसी एंगल पे ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि कहीं पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, कहीं पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है वह एक वेव है। इसीलिए तो किसी स्थान पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, किसी स्थान पे कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जहां पे कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मतलब वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा, जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा। क्लियर? तो यहां पर एक हम लोग नोट लिख सकते हैं। नोट, क्या नोट लिखेंगे यहां पे देखिएगा, नोट लिखेंगे एट 54 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, at 54 volt potential difference of HT battery and at angle 50 degree, at angle 50 degree, comma the number of electron is maximum in the movable detector, मतलब जब हाई टेंशन बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस 54 वोल्ट और यहां पर इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल के बीच जो एंगल बन रहा है अगर वो 50 डिग्री होता है, उस समय मूवेबल डिटेक्टर के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होता है। मतलब यहां पर एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर जो आपका निकल क्रिस्टल के साथ इलेक्ट्रॉन कोलाइड होकर स्कैटर्ड हुआ है, तो यहां पर क्रिस्टल डिफ्रैक्शन की बात आ गई।
तो चलते हैं थोड़ा सा हम लोग क्रिस्टल डिफ्रैक्शन की ओर। इसको आप क्या करेंगे, पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए, और इसको याद रखेंगे कि जब हाई टेंशन बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस 54 वोल्ट है और इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड के बीच की जो एंगल है वह 50 डिग्री है, मतलब इसको यहां पर भी लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू 50 डिग्री, ऐसे एट एंगल फाई इज इक्वल टू 50 डिग्री। उस समय सबसे बढ़िया आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग डिटेक्टर क्या है, यानी कि यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। ठीक है, चलिए इसको आप पॉज करके नोट कर लेंगे। अब यहां पर देखते हैं हम लोग यहां पर ड्यू टू, चलिए ड्यू टू पिक वैल्यू ऑफ intensity of electron, peak value, due to peak value of intensity of electron is found at a fixed angle phi is equal to 50 degree, it show constructive interference, so constructive interference मतलब जो इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी है जिसकी पिक वैल्यू एक पार्टिकुलर एंगल पे मिला है, ये क्या प्रूव करता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को। अब देखेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ब्रैग्स लॉ क्या है, यहां पर लिखेंगे नाउ फॉर क्रिस्टल interference, now for crystal interference, now for crystal interference of constructive interference, constructive interference, Bragg's law state that 2d sin theta is equal to n lambda, जहां d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक लेयर, d है डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक लेयर, और यहां जो थीटा है एंगल बिटवीन इंसिडेंस वेव एंड एटॉमिक लेयर, क्लियर। तो ब्रैग्स ने बोला कि भाई क्रिस्टल इंटरफेरेंस में जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहे हैं उसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन दिया था, 2d sin थीटा इज इक्वल टू
इन लैम्डा। अब यहां पे डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक लेयर। थीटा क्या है? डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट वेव जो कि इलेक्ट्रॉन है, जो कि क्या है यहां पर? इलेक्ट्रॉन है, एंड एटॉमिक लेयर, अब हम लोग जरा ये चेक करते हैं कि जो डी ब्रॉगली ने इक्वेशन दिया था लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, क्या उस एक इक्वेशन को ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है या नहीं? तो इसका प्रूफ होता है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की जो इक्वेशन है उसकी प्रूफ होती है इसी ब्रैग्स लॉ से, और वो जो इक्वेशन था डी ब्रॉगली का वह भी सही हुआ, अब जरा हम लोग ब्रैग्स लॉ देखते हैं और लैम्डा निकालते हैं बाय एक्सपेरिमेंट, और फिर हम लोग लैम्डा यानी वेवलेंथ निकालेंगे आपके डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के फॉर्मूला से, और दोनों को देखते हैं क्या यह सेम है या नहीं है। चलिए देखते हैं हम लोग यहां पे ब्रैग्स लॉ, ये है आपका निकेल क्रिस्टल का डिफरेंट लेयर, ये आपका निकेल क्रिस्टल का डिफरेंट लेयर है। सब में ये आपके छोटे छोटे ये सब इलेक्ट्रॉन हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। अब इनके बीच की जो किसी दो लेयर के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हमने डी ले लिया, ठीक है। ऐसे आपका एक इलेक्ट्रॉन आया होगा और यहां से कोलाइड करने के बाद ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया होगा, ठीक है। यानी इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है दिस एंगल इज फाई। फाई क्या होता है? इंसिडेंस इलेक्ट्रॉन या इंसिडेंस वेव जो कि इलेक्ट्रॉन है, और ये है आपका रिफ्लेक्टेड वेव जो कि इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? इसके बीच की एंगल क्या है? फाई। ये हो गई इसकी परपेंडिकुलर। तो अगर ये फाई है तो ये जो एंगल होगा दिस एंगल इज फाई बाई टू एंड दिस एंगल इज ऑल्सो फाई बाई टू। क्लियर? पूरा एंगल फाई है तो ये फाई बाई टू और ये फाई बाई टू। अब यहां से इस फाई को हम यहां से हटा दे रहे हैं क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होगा। ये एंगल फाई बाई टू, ये एंगल फाई बाई टू। क्लियर? उसके बाद फिर यहां पर एक दूसरा ऐसे इलेक्ट्रॉन आया होगा, फिर यहां से कोलाइड करने के बाद फिर ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया होगा, है कि नहीं? अब आपका जो थीटा होता है वह इंसिडेंस और लेयर के बीच का एंगल है। ये इंसिडेंस और लेयर के बीच का एंगल है, ठीक है। ये चीज था। अब हम लोग चलते हैं जरा इस दोनों वेव का पाथ डिफरेंस निकालते हैं। दोनों वेव का जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होगा? क्योंकि पाथ डिफरेंस के ही हेल्प से हम लोग कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव का पता लगाते हैं। क्लियर? क्योंकि पाथ डिफरेंस अगर इन लैम्डा है, मतलब लैम्डा जो है इन का मल्टीपल है, तब आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। और
2n-1 लेमडा है, मतलब लेमडा जो है 2n-1 का मल्टीपल है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। तो हम लोग को तो यहां पर ब्रैग्स लॉ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पढ़ना है कि नहीं, क्योंकि मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर के अंदर आ चुके थे। अब चला चलते हैं हम लोग इसकी पाथ डिफरेंस निकालने। तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहां से इस लाइन को मिला दीजिए, मतलब ये दोनों वेव यहां से सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, यहां से इस पॉइंट से, फिर यहां से एक परपेंडिकुलर आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, तो आपका फिर ये जो इधर से इंसिडेंस आ रहा होगा यहां से ये वाली पॉइंट सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। जो आपका ये वाला पार्ट है दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस को अगर हम लोग ऐड कर दें तो वही पाथ डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट से अगर इसका नाम हम लोग थोड़ा देर के लिए दे दे, ये इसको नाम दे दीजिए O, ये आपका थीटा थोड़ा इधर लिख दे रहा है, ये नाम दे दिया हमने A, इसको नाम दे दिया B, ये हो गया आपका C। तो जो पाथ डिफरेंस होगा वह AB प्लस AC के BC के बराबर होगा, AB प्लस BC के बराबर होगा, क्योंकि यहां से O से लेकर A तक ये तो सेम, ये आपका जो वेव आ रहा है यहां से लेकर यहां तक O और A ये दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल किए होंगे, और फिर O और C ये दोनों को मिला देंगे, फिर ये दोनों वेव क्या होगा, सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो आपका जो सेकेंड वाला लाइन है, सेकेंड वाला जो वेव है वो कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, AB आप प्लस BC, इतना ज्यादा, क्योंकि यहां से तो सेम हो जा रहा है ये वाला डिस्टेंस। अब जरा हम इसको इधर बड़ा सा फिगर बना रहे हैं, जरा देखिएगा, ऐसे है, ये आपका इस तरह, ये आपका ऐसे, और ये जो आपका लाइन है, एक सेकेंड ऐसे, ये लाइन हो गया, ये आपका ऐसे और ये आपका ऐसे, इस तरह से ये A, ये आपका B, ये आपका O, और फिर उसी तरह यहां से ऐसे, यहां से ये वाला। हम लोग बड़ा फिगर इसी को जूम करके समझो बना रहे हैं। ये आपका हो गया यहां से B, ये है आपका, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाली एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। फिर ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। और O से लेकर B तक जो होगा वो डिस्टेंस बिटवीन बोथ लेयर्स, इन दोनों लेयर के बीच की डिस्टेंस ये D हो गई। अब हम लोग को एक्चुअल में निकालना है कौन सा, AB। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जहां पर cos 90 माइनस थीटा निकाल लेते हैं। cos इस एंगल में, मतलब इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, यहां पर एक सेकेंड, इसको हम लोग थोड़ा सा गलत कर दिया, इसको जरा करेक्ट करते हैं। यहां पे परपेंडिकुलर बन रहा है जी, ये एंगल परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है। तो इसके सामने का ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, क्योंकि हम लोग यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना। ये फिगर थोड़ा गलत हो गया है बाबू, सॉरी, फिगर गलत हो गया है, थोड़ा सा हम लोग फिगर गलत कर दिए हैं। ऐसे है, 1 सेकेंड, ये ऐसे है दिस, क्योंकि यहां से हमने परपेंडिकुलर डाला तो ये एंगल परपेंडिकुलर है। दिस एंगल इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, ये O, यहां पर A,
यहां पर बी, दिस इज डी। और सिमिलर यहां पे हम दूसरा निकाल लेंगे ऐसे, ये आपका यहां परपेंडिकुलर है, दिस इज ओ सी बी, ये हो गया डी। ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब यहां पे निकालिएगा इन राइट एंगल ट्रेंगल ओ ए ओ बी कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, इसके लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा ए बी बटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। तो यहां से आप निकाल सकते हैं ए बी इज इक्वल टू डी कॉस 90 माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू डी साइन थीटा, ए बी निकल गया। उसी तरह इन ट्रेंगल, इन राइट एंगल ट्रेंगल ओ सी बी, फिर से cos 90 माइनस थीटा, फिर ये हो जाएगा इसके लिए आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा आपका BC बाई डी। फिर यहां से अगर आप BC निकालना चाहें तो ये हो जाएगा आपका D cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू D साइन थीटा। क्लियर? यानी हमें AB और BC निकल गया, तो हम लोग यहां पर निकालते हैं पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस जिसको हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से पाथ डिफरेंस हमने यहां बताया था ए बी प्लस BC, दिस इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू डी साइन थीटा, BC की भी वैल्यू डी साइन थीटा, दिस इंप्लाइज, मतलब डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है वो हो जाएगा 2D साइन थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पढ़ा है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा, जहां n क्या है 1 2 3 4 इंटीजर। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू यहां रख देंगे 2D साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। हमने डेल्टा एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर दिया, कितना आ गया 2D साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब हम लोग यहां पर फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा के लिए निकाल रहे हैं लैम्डा की वैल्यू, फॉर फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा n इज इक्वल टू 1, तब यहां से लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2D साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2D साइन थीटा। अब यहां पर जो D होता है निकल क्रिस्टल के लिए जो D की जो वैल्यू होती है वो 0.91 एंगस्ट्रॉम होता है। निकल क्रिस्टल के लिए जो D की वैल्यू है वो 0.91 एंगस्ट्रॉम, और हम लोग यहां से अगर थीटा निकाले तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी जरा देखते हैं। यहां से देखिएगा, देखना, दिस एंगल थीटा प्लस 5/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये जो आपका डैशेस लाइन है इस लेयर के परपेंडिकुलर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा थीटा प्लस 5/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब 5 जो हम लोग का मिला था, यानी कि 5 की जो वैल्यू आई थी वो 50 डिग्री आई थी। याद कीजिए 5 की जो वैल्यू आई थी कितनी आई थी 50 डिग्री, तो 50 का आधा हो जाएगा यहां से, थीटा प्लस 50/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 25, दिस इज इक्वल टू 65 डिग्री। यानी कि जब हम लोग थीटा की वैल्यू यहां से 65 रखे और डी की जो वैल्यू है 0.91 एंगस्ट्रॉम रखे, तो क्या आएगा लैम्डा इज इक्वल टू 2 इंटू 0.91 इंटू साइन 65
जब इस वैल्यू को हम लोग सॉल्व करते हैं तो जो लैम्डा की वैल्यू आती है वो आता है 1.65 एंगस्ट्रॉम। मतलब इस डाविशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर रहा था उसकी वेवलेंथ बाय द हेल्प ऑफ ब्रैग्स लॉ कितना आया 1.65 एंगस्ट्रॉम। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं सेम वेवलेंथ निकालते हैं जरा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के फॉर्मूला से। आप लोग पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। हम इस साइड का मिटा रहे हैं। थीटा की वैल्यू 65, डी की वैल्यू निकल क्रिस्टल के लिए 0.91 एंगस्ट्रॉम होता है। इसको आप याद रखेंगे। निकल क्रिस्टल के लिए जो लेयर के बीच का डिस्टेंस होता है वो 0.91 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। और थीटा जब हमने कैलकुलेट किया तो 65 आया। सारे वैल्यू पूरा का तो इतनी आ गई। ये बाय एक्सपेरिमेंट। क्लियर। अब जरा हम लोग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के फॉर्मूला से इस वेवलेंथ को निकाल रहे हैं। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में जो लैम्डा की वैल्यू आता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस यहां लिख देंगे फिर से। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस from de Broglie hypothesis, lambda is equal to 12.27 divided by root under v। ये जो वैल्यू आता है वो एंगस्ट्रॉम में आता है। याद कीजिए जो हम लोग h बटा p को डिफरेंट फॉर्म में निकाला था तो एक फॉर्म हम लोग को मिला था पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्म। तो पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में जो लैम्डा की वैल्यू आई थी वो 12.27 एंगस्ट्रॉम, 12.27 डिवाइडेड बाय रूट अंडर v एंगस्ट्रॉम। ये जो भी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अभी जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था वहां पे जो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आए थे वो कितने डिग्री पे आया था 54 डिग्री बोल रहे हैं, सॉरी कितने वोल्ट पे आया था 54 वोल्ट पर। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू थी वो 54 वोल्ट पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग डिटेक्टर के अंदर कलेक्ट किए गए थे। तो यहां पे V की जो वैल्यू है वो यहां पर हम लोग लिख देंगे 54 वोल्ट। तब लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी 12.27 अंडर रूट 54 वोल्ट। तो जब ये आएगा आंसर एंगस्ट्रॉम में। अब इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो लैम्डा आता है 1.67 एंगस्ट्रॉम। मतलब जो ये वैल्यू आया इसके बहुत क्लोज था। मतलब जो एक्सपेरिमेंटल से हम लोग या एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो लैम्डा निकाले वो आया था 1.65 और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के फॉर्मूला से जो हम लोग लैम्डा निकाले वो आया 1.67। मतलब दोनों क्या है बहुत ही क्लोज है। तो इससे यह भी प्रूफ होता है कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के द्वारा जो दिए गए वेवलेंथ के फॉर्मूले हैं पर इक्वेशन है वह भी 100% ट्रू है। क्लियर। मतलब जो कठिनाई डी ब्रोगली के साथ थी, मतलब डी ब्रोगली ने ये कह दिया था कि जो फास्ट मूविंग पार्टिकल है या जो मूविंग पार्टिकल है वह एक वेव है। इसका जो प्रूफ उसके पास नहीं था उसको डेविसन एंड जर्मन ने प्रूव कर दिखाया। और जो उनका इक्वेशन था लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी उसको भी डेविसन एंड जर्मन ने ट्रू बताया और उसको भी प्रूव करके दिखा दिया कि भाई एक्सपेरिमेंट के द्वारा इतना आया और जो आपका डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के द्वारा लैम्डा आया था वो दोनों के दोनों एक दूसरे के काफी क्लोजर है। मतलब लगभग सेम है या अप्रॉक्स इक्वल है। क्लियर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डेविसन एंड जर्मन जो एक्सपेरिमेंट है ये आपको समझ आया होगा। क्लियर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें, जिससे हम लोग के भी मनोबल बढ़े और ज्यादा से ज्यादा आपको 12th क्लास 11th क्लास की जो फिजिक्स है, सारे फिजिक्स को विथ मतलब बहुत ज्यादा अच्छा कंसेप्ट के साथ आपको दिया जाए। क्लियर? तब आपका वीडियो ये जो वीडियो है यहीं खत्म हो रहा है। तब तक के लिए वेरी वेरी थैंक यू।